हम जीवन में जो भी पैसे कमाते हैं बेसिकली वो सिर्फ 3 चीजों के काम आता है। एंड एज डॉक्टर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि इन तीनों चीजों में अपनी इनकम को कैसे सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, स्पेशली बिकॉज हम बाकी लोगों से लगभग 5 to 7 years लेट पैसे कमाना शुरू करते हैं। सो वी हैव नो टाइम टू वेस्ट एंड इट इज वेरी अर्जेंट टू अंडरस्टैंड हाउ टू सर्वाइव, हाउ टू एंजॉय लाइफ एंड हाउ टू ग्रो योर इनकम by investing your money properly. I want to lay a lot of foundation before I actually start telling you कि पैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं, because these are very important lifelong returns देने वाली habits, तो उनको प्लीज ध्यान से सुनिएगा। If you directly want to skip to the investment part, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहां से शुरू कर सकते हैं। So मैं अपने पैसे को बेसिकली 3 स्टेप्स में मैनेज करता हूँ। फर्स्ट इज ट्रैक, सेकंड इज एनालाइज एंड थर्ड इज ग्रो। आप इसको टैग मेथड या TAG मेथड या कोई और तरीके से याद रख सकते हैं। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहला सवाल, हम पैसे क्यों कमाते हैं? हम पैसे सिर्फ 3 चीजों के लिए कमाते हैं। फर्स्ट जॉब ऑफ मनी इज टू हेल्प यू सर्वाइव, जिसको कि हम नीड्स भी कहते हैं। द सेकंड जॉब ऑफ मनी इज टू हेल्प यू एंजॉय लाइफ, जिसको हम वांट्स भी कहते हैं। एंड द थर्ड जॉब ऑफ मनी इज टू हेल्प यू ग्रो, जिसको कि हम गोल्स या एस्पिरेशंस कहते हैं। तो आइडियली स्पीकिंग आप जो भी पैसे कमाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 लाख रुपीज कमाते हैं या आप 50,000 रुपीज कमाते हैं, आपकी सारी इनकम मोटा मोटा ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड होनी चाहिए। बट हम किस प्रोपोर्शन में अपने पैसे डिवाइड करेंगे बिटवीन नीड्स एंड वांट्स एंड एस्पिरेशंस? फॉर दैट फर्स्ट वी शुड गेट इनटू द हैबिट ऑफ ट्रैकिंग आवर इनकम एंड एक्सपेंसेस, कि आपको अपनी इनकम एंड आपको अपने खर्चे ट्रैक करने की आदत होनी चाहिए। वी कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एक्सेल शीट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक टेम्पलेट की लिंक दे दूंगा, यू कैन यूज दैट, और सिंपली यू कैन मेक 2 कॉलम्स। एक में आप लिखेंगे आपकी इनकम, एक में आप लिखेंगे आपकी एक्सपेंसेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि हमें अपने आप से कोई भी चीज छुपानी नहीं है। ऐसा कोई एक्सपेंस नहीं होना चाहिए जो कि आपने वहां पे नहीं मेंशन किया है। So the next step after learning to track is to analyze your expenses. अब expenses से related एक और point याद रखना कि expenses 2 types के होते हैं। एक होता है fixed expenses and एक होता है variable expenses. Fixed expenses का मतलब होता है ऐसा पैसा जो कि आपको हर महीने compulsorily खर्च करना ही है। A very good example is your house rent or any other EMI if you have. उसके अलावा जो खर्चा होता है वो महीने टू महीने चेंज होता है। मान लीजिए आपने जोमेटो से ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर कर ली एक महीने, तो उसका बिल बढ़ जाएगा। वहीं पे अगर आपने कोई नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया है या कोई और सब्सक्रिप्शन बंद किया है, तो उसके खर्चे कम या ज़्यादा होते रहेंगे। सो दीज आर वेरिएबल एक्सपेंसेस। Another way of analyzing these expenses, like we discussed earlier, is dividing them into needs, wants and goals. अब need, want and goals में क्या फ़र्क है? नीड्स की कैटेगरी में ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। मान लीजिए कि आपके घर का रेंट, अगर आपके पास व्हीकल है तो उसमें पेट्रोल भराना है। वांट में वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि सर्वाइवल के बाद शुरू होती हैं, जिनसे कि हमारा लाइफ स्टाइल बनता है। तो इसको आप एक तरीके से लाइफ स्टाइल मेंटेनेंस वाला बजट या खर्चा भी कह सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपका सर्वाइवल मनी कितना है, आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो जो बीच का बचा हुआ अमाउंट है उसको आप खुल के एंजॉय कर सकते हैं। हो सकता है कि आप इनफ पैसे कमा रहे हो एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन आप फिर भी बहुत ही मिजरेबल लाइफ जी रहे हो, बिकॉज आपने कभी बैठ के हिसाब ही नहीं लगाया कि आपके सर्वाइवल के खर्चे कितने हैं एंड आपको इन्वेस्ट कितना करना है। आपने बस बेसिक खर्चे किए एंड बचे हुए सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए एंड आप एक बहुत ही सैड लाइफ जी रहे हैं एंड बस अपने देख रहे हैं कि एक दिन मैं इतने सारे पैसे कमा लूंगा कि मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। एंड ये सोचते सोचते सालों निकल जाएंगे, आपकी लाइफ खत्म होने आ जाएगी। If you feel like you want to discuss things with me personally, or if you want to check out the Young Doctors Handbook, which many other doctors have liked, then you will find all the links in the description box. Make sure you check them out if you are serious about your career. लाइफ को एंजॉय करने का एक मेजर एडवांटेज ये होता है कि आपको काम करने का मन करता है। आप पॉजिटिव एटीट्यूड लेके खुशी खुशी अपने काम पे जाते हैं। आपको लगता है कि बिकॉज आप मेहनत करते हैं इसीलिए आप लाइफ एंजॉय करते हैं। तो ये साइकिल जो है एक तरीके से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट शुरू कर देती है एंड उसी से फ्यूचर में आपकी ग्रोथ होती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मच मनी यू हैव फॉर एंजॉइंग लाइफ एंड टू स्पेंड इट वाइजली। तो सर्वाइवल का हमने समझ लिया, वॉन्ट्स का हमने समझ लिया, ये हमारा लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट इज ग्रो। ग्रो यानी कि ऐसे पैसे जिनको कि आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको कुछ रिटर्न्स देंगे। At this point, I want to highlight a very common mistake that I've heard from a lot of my friends, juniors, colleagues, is that they confuse between spending and investing.
कई बार लोग कहते हैं कि उन्होंने आईफोन में इन्वेस्ट किया है। व्हाट दे आर ट्राइंग टू हाइड इज दैट उन्होंने आईफोन खरीदने पे खर्चा किया है, बट टू मेक इट साउंड लेस इररिस्पॉन्सिबल दे से कि हमने आईफोन में इन्वेस्ट किया है या उन्होंने कोई कार में इन्वेस्ट किया है। तो प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड स्पेंडिंग इज दैट जब आप पैसे खर्च करते हो तो आपको उससे कोई फाइनेंशियल रिटर्न, कोई ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। वहीं पर जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो द आइडिया इज कि आपने जितने पैसे इन्वेस्ट किए उससे ज़्यादा आपको वापस मिलेंगे। तो आप किसी भी तरीके से अगर पैसे खर्च कर रहे हैं लेकिन उससे आपको रिटर्न नहीं आ रहे हैं तो आप सिर्फ खर्चा कर रहे हैं। यू विल नॉट काउंट इट एज इन्वेस्टमेंट। अ वेरी नाइस एंड अ वेरी शॉर्टकट ईजी वे ऑफ एनालाइजिंग योर एक्सपेंसेस इज टू स्क्रीनशॉट इट एंड गिव इट टू ChatGPT। जब आप ChatGPT को डेटा देते हो तो वो आपको नए नए सोल्यूशंस, नए नए टिप्स भी बताता है कि आपके जो खर्चे हैं वो इस कैटेगरी में ज़्यादा हो रहे हैं, यहाँ पे बचाए जा सकते हैं। इस चीज़ में खर्च करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप वो चीज़ में खर्च करें। आई होप ये वीडियो आप अभी तक देख रहे होंगे बिकॉज इतनी देर से मैं फाउंडेशन सेट कर रहा था फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज़ लर्निंग हाउ टू इन्वेस्ट। जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट की बात सुनेंगे सबसे पहले आपके दिमाग में घंटी बजेगी कि भैया म्यूचुअल फंड्स होते हैं, स्टॉक्स होता है वगैरह वगैरह, बट उससे भी ज़रूरी एक चीज़ होती है जिसका कि कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आप कभी देखेंगे, विच इज़ इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड में क्या होता है कि आप अपने पैसों को बचा के रखते हैं, आपके पास जो भी इनकम आ रही है उसमें से इसके पहले कि आप एक भी रुपया स्टॉक्स में डालें, म्यूचुअल फंड में डालें, आप उसको अपने बैंक अकाउंट में, चाहे वो आपका मेन बैंक अकाउंट हो या आपने एक सेपरेट सेविंग्स अकाउंट बनाया हो, एंड वहाँ पे इतने पैसे जमा करेंगे जब तक आपके पास 3 महीने या 6 महीने के एक्सपेंसेस जितने पैसे जमा नहीं हो जाते। आजकल के समय में जहाँ पे कि जॉब्स परमानेंट नहीं है, आपको कभी भी निकाल दिया जा सकता है, चाहे आप जूनियर हो, सीनियर हो, बहुत सीनियर कंसल्टेंट ही क्यों ना हो, कोई भी हॉस्पिटल का मैनेजमेंट किसी भी जॉब से अपने एम्प्लॉय को निकाल सकता है। फिर आपको यहाँ वहाँ से लोन लेना पड़ता है, बहुत हाई इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, दोस्तों से उधार लेना पड़ता है, झगड़े वगैरह होते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इमरजेंसी फंड को बनाने के भी 2 तरीके हैं। एक है कि अगर आप बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं, आपका अपने टेम्पटेशंस के ऊपर कंट्रोल है, तो आप उसे अपने मेन सैलरी अकाउंट में ही रहने दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सामने पैसे रखे हैं, आपके अकाउंट में पैसे रखे तो वो खर्च हो जाएंगे, तो मेक अ सेपरेट अकाउंट एंड उसमें पैसे डाल दीजिए। इफ यू फील कि सेपरेट अकाउंट बनाना इज टू मच ऑफ अ वर्क, देन व्हाट यू कैन डू इज टू मेक अ फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ योर मनी विच इज देयर इन योर मेन सैलरी अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है कि आपके पैसे जो होते हैं आपके अकाउंट से निकल के बैंक के पास चले जाते हैं, एंड बैंक बिकॉज उसे संभाल के रखता है, एंड आप स्पेसिफाई करते हैं कि ये फिक्स डिपॉजिट आप कितने दिनों के लिए बना रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, तो बैंक को भी पता रहता है कि ये पैसे आप उनसे वापस लेंगे नहीं, तो वो ये पैसों को यूज करके इन्वेस्ट करता है एंड कुछ परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स आपको भी मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे कम रिटर्न्स फिक्स डिपॉजिट द्वारा मिलते हैं, इसीलिए कुछ लोग उसको बहुत ही वेस्ट या बहुत ही यूजलेस फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट समझते हैं। हालांकि फिक्स डिपॉजिट के मामले में रिटर्न से ज्यादा जरूरी है द फैक्ट कि वो पैसे आप इमरजेंसी के टाइम पे यूज कर सकते हैं, बिकॉज फिक्स डिपॉजिट को तोड़ के पैसे लेना बहुत ही आसान होता है। आप जब चाहें विद इन 24 आवर्स अपने फिक्स डिपॉजिट को तोड़ के तुरंत पैसे अपने बैंक अकाउंट में ला सकते हैं एंड उसे इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट खोलने के लिए आप फिजिकली बैंक में जा सकते हैं, उनका एक फॉर्म होता है वो भर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट खुल जाएगा। या आजकल जो सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो गया है कि हर बैंक की अपनी मोबाइल ऐप आती है या वेबसाइट होता है, उस पर फीचर्स होता है कि आप ऑनलाइन अपना फिक्स डिपॉजिट खोल लें एंड तुरंत ही बहुत ही आसानी से आप अपना फिक्स डिपॉजिट खोल सकते हैं। अनदर वेरी गुड बिगिनर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये भी काफी कुछ एफडी या फिक्स डिपॉजिट जैसे ही काम करता है। हालांकि एक मेजर फायदा ये है कि अगर आप इसमें पैसे डालते हैं अप टू 1.5 लाख रुपीज पर ईयर, तो वो आपकी इनकम में नहीं गिने जाते, तो आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो इट इज अ मेथड ऑफ सेविंग योर टैक्सेबल इनकम। तो पीपीएफ शुरू करने के लिए भी आप अपने बैंक के ऐप से या वेबसाइट द्वारा उसे शुरू कर सकते हैं। इट इज वेरी सिमिलर टू ओपनिंग अ फिक्स्ड डिपॉजिट। तो वंस वी हैव अंडरस्टूड कि इमरजेंसी फंड कैसे बनाते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट कैसे खोलते हैं, नेक्स्ट इज टू एक्चुअली स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि पैसों को ग्रो कैसे किया जाता है। बिकॉज जो फिक्स्ड डिपॉजिट इमरजेंसी फंड है वो आपको कोई रिटर्न्स लाके नहीं देगा, वो सिर्फ आपकी जान बचाएगा। जो एक्चुअल ग्रोथ है वो होगी जब आप पैसों को ढंग से ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करोगे जहां से कि आपको अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। These are called financial instruments। ये सुनने में बहुत ही ऐसा टेक्निकल लगता है, बट सरल भाषा में हम बात करने वाले हैं स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह वगैरह की। अब जैसे ही हम शेयर्स या इन्वेस्टमेंट की बात शुरू करते हैं, देयर आर फ्यू टर्म्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड।
द फर्स्ट वन इज अ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट या डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि आप अपने बैंक के साथ भी खोल सकते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ भी खोल सकते हैं, जिसमें कि आपके शेयर्स आके डिपॉजिट होते हैं। तो आप अगर कोई शेयर खरीदना चाहते हैं किसी कंपनी का, तो वो आपके सादे बैंक अकाउंट में नहीं आ पाएगा। एक स्पेशल अकाउंट जिसका नाम है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट या शॉर्ट में डीमैट अकाउंट, उसमें आके वो शेयर जमा होगा एंड तभी आप कह पाएंगे कि आपके पास उन शेयर्स की ओनरशिप है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आप अपने बैंक के ऐप में जा सकते हैं। वहाँ पे ऑप्शन होता है, फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक वालों का एक एक्सिस डायरेक्ट करके एक अलग से सेक्शन है, उसकी ऐप है, वेबसाइट है, जिसके थ्रू आप एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। वैसे ही अलग अलग कंपनीज हैं, अगर आपने नाम सुना होगा कि ग्रो है, अपस्टॉक्स है, जीरोदा है, ये सारे शेयर ब्रोकिंग कंपनीज हैं, यानी कि इनको गवर्नमेंट द्वारा परमिशन दी गई है इंडिविजुअल्स के बिहाफ पे शेयर मार्केट से शेयर खरीद के उनको ये शेयर सप्लाई करने की। तो ये बीच के ब्रोकर का काम करते हैं एंड इनके पास भी आप जाके डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। नेक्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। इन शॉर्ट में समझा दूं कि ये एक परसेंटेज है जो कि हमें बताता है कि एक फलाने स्टॉक ने या फलाने म्यूचुअल फंड ने ओवर द इयर्स कितने परसेंट रिटर्न्स दिए हैं। इन जनरल अगर कोई म्यूचुअल फंड या कोई कंपनी का स्टॉक 5 to 20% के रिटर्न्स दे रहा है, एनुअल ग्रोथ दे रहा है, तो इट इज कंसिडर्ड अ गुड इन्वेस्टमेंट। 20 से ज्यादा है तो वेरी गुड, 50 से ज्यादा है तो एक्सेप्शनल। इन जनरल आप एक रूल समझ लीजिए कि आप कहीं पे भी अगर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड आपको 10% से ज्यादा रिटर्न आ रहा है, तो आपको ज्यादा रोना गाना नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस इज हाउ मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स गिव रिटर्न्स। चाहे वो स्टॉक्स की बात हो या रियल एस्टेट की बात हो या कोई बिजनेस की बात हो, बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन इज 10% रिटर्न। उसके ऊपर का जो भी है सब बोनस होता है। इफ आई एम रॉन्ग और इफ यू कम फ्रॉम अ फाइनेंशियल फैमिली, बिजनेस फैमिली, आपको ज्यादा पता है, प्लीज करेक्ट मी इन द कमेंट्स डाउन बिलो। अब सोच के तो ऐसा लगेगा कि आप जाओगे सबसे ज्यादा रिटर्न्स वाला CAGR वाला आप म्यूचुअल फंड देखोगे, स्टॉक्स देखोगे, तुरंत खरीद लोगे एंड फिर तो पैसे ही पैसे। बट CAGR में एक चीज नहीं पता चलती, विच इज द रिस्क दैट द पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड और द स्टॉक कैरीज। For that we need to understand another concept which is small cap, mid cap and large cap. ये सारे शब्द आपने न्यूज में कभी ना कभी देखे होंगे, एड्स में देखे होंगे। बेसिकली इसका मतलब होता है कि स्मॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन, मिड मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन। जो स्मॉल कैप या स्मॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज होती है, ये नई कंपनीज होती है, यानी कि ये मार्केट में नई नई उतरी है। तो जो सबसे एंट्री लेवल कंपनीज होती है उनको हम स्मॉल कैप कहते हैं। दैट इज वाई बाइंग देयर शेयर्स इज मोर रिस्की बट एट द सेम टाइम मोर रिवॉर्डिंग, बिकॉज उसमें ग्रोथ की पोटेंशियल ज्यादा रहती है। देन कम्स मिड कैप। अब ग्रोथ का पोटेंशियल उतना नहीं है बट पैसे डूबने का भी पोटेंशियल उतना ही कम हो गया है। तो समवेयर देयर इज अ बैलेंस। तो इसमें अगर आप पैसे लगाएंगे तो आपके पैसे डूबने के चांसेस और कम हो जाते हैं, लेकिन उसी के साथ एक्सेप्शनल रिटर्न्स आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। देन देयर आर लार्ज मार्केट कैप कंपनीज जैसे कि टाटाज है, रिलायंस है, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सालों से देती आई है, बट एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ देयर ग्रोथ पीरियड इज ओवर। यानी कि इन कंपनीज के आप शेयर खरीदेंगे तो बहुत कम चांसेस है कि वो एक्सेप्शनली ज्यादा रिटर्न्स देंगे, बट आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर रहेगा, इसके बहुत ज्यादा चांसेस। अगर आप अपने 20s में हैं, आपके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, आपको घर पैसे नहीं पहुंचाने, बहन की शादी, पेरेंट्स का ट्रीटमेंट वगैरह नहीं कराना है, तो आप रिस्क उठा सकते हैं। यू कैन बाय स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स विच आर फ्रॉम स्मॉल कैप्स एंड उसमें रिटर्न्स आप ज्यादा कमा सकते हैं। वहीं पे अगर आप रिस्पॉन्सिबल है, आपकी खुद की फैमिली है, आप ज्यादा पैसे लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते, फिक्स्ड खर्चे आपके ज्यादा हैं, यू हैव EMIs, रेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ क्लिनिक दैट ऑल्सो इज एन एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट, तो मैं ना तो ज्यादा रिस्क वाली चीज करूंगा और मैं ना तो ज्यादा ही फालतू चीज करूंगा, तो मैं बीच का ले लूंगा, मैं मिड कैप ले लूंगा। एंड ऑन दी अदर हैंड, इफ यू आर सेविंग फॉर योर रिटायरमेंट, आप चाहते हैं कि भैया मैं पैसे डालता जाऊं, मुझे रिटर्न्स भी आए लेकिन पैसे एटलीस्ट डूबे ना, बिकॉज आने वाले समय में मेरी इनकम तो नहीं बढ़ने वाली है, आई एम प्लानिंग टू रिटायर, देन यू वुड वांट टू इन्वेस्ट in a large cap company. Simplest and the safest way of buying stocks is choosing stocks from the Nifty 50 index. Basically, it is a list of stocks जो कि इंडिया के टॉप 50 कंपनीज को लेके बनाया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है
वो सबसे ज़्यादा सेफ है, सबसे ज़्यादा रिलायबल है, आपके पैसे डूबने के चांसेस सबसे कम है, एंड अगर आप उनमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न भी मिलेंगे। इसमें लार्ज कैप कंपनीज होती हैं जिनको ब्लू चिप कंपनीज भी कहते हैं, एंड रफली इन कंपनीज का बिहेवियर देख के आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ओवरऑल शेयर मार्केट का बिहेवियर कैसा होगा। नेक्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स। सो म्यूचुअल फंड जो होता है वो कोई म्यूचुअल फंड की कंपनी चलाती है। इट कैन बी बैंक जिसने की कंपनी खड़ी की है सिर्फ म्यूचुअल फंड्स बना के बेचने के लिए, और इट कुड बी एन इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर कंपनी जो कि सिर्फ यही स्पेशलाइज्ड काम करती है म्यूचुअल फंड बनाने का। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है जो कि उस म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है, उसको फंड मैनेजर कहते हैं। अजम्पशन ये है कि आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर, आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है मार्केट की, बट उस फंड मैनेजर को है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है हर व्यक्ति से पैसे जमा करके उस पैसों से स्टॉक्स खरीदने की, एंड जो उससे रिटर्न्स आते हैं कुछ पैसे वो रखता है एंड कुछ पैसे आपको मिल जाते हैं। तो आप उसकी एक्सपर्टीज को यूज करते हैं स्टॉक्स में, शेयर मार्केट में, जिसकी वजह से आपको रिटर्न्स मिलते हैं। म्यूचुअल फंड्स खरीदने में और स्टॉक्स खरीदने में एक और मेन डिफरेंस ये होता है कि म्यूचुअल फंड्स अगर आप खरीदेंगे तो आप उन स्टॉक्स के ओनर नहीं बनते। जो फंड मैनेजर है उसके पास जितने भी पैसे हैं वो उनसे शेयर्स खरीद लेता है। जब आप म्यूचुअल फंड लेते हैं तो उसने जो भी शेयर्स खरीदे हैं उसका एक स्मॉल परसेंटेज का प्रॉफिट आपको मिलने की वो प्रॉमिस करता है, हालांकि शेयर्स आपके पास नहीं आते। तो कल को अगर आपका मन करे कि आपके म्यूचुअल फंड में जो शेयर्स आपको दिख रहे हैं आप उन्हें बेचना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स इज ऑलवेज सोल्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स एंड नॉट इंडिविजुअल शेयर्स। पर यूनिट हो सकता है आपको 2000 रुपए देने पड़े, 500 रुपए देने पड़े। आपने वो एड सुना होगा कि 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं, उतना ही काफी है। तो इन 500 रुपीज यू आर परचेसिंग 1 यूनिट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। 5000 रुपीज है तो आप 10 यूनिट ले सकते हैं। इंटरेस्टिंगली देयर आर सम म्यूचुअल फंड्स वाया व्हिच यू कैन आल्सो सेव टैक्स। दीज आर कॉल्ड टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, एंड इनमें अप टू 1.5 लाख रुपीज अगर आप पैसे डालते हैं तो आप उसको अपनी इनकम से हटा सकते हैं, जिससे कि आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू इंडिविजुअल स्टॉक्स एंड अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स। शेयर मार्केट में अलग अलग कंपनीज के शेयर्स मिलते हैं। अब शेयर्स खरीदने के भी 2 तरीके होते हैं। एक तरीका जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्की है, जो कि मैं नहीं रिकमेंड करूंगा फॉर अ बिगिनर, इज टू बाय इंडिविजुअल स्टॉक्स। यानी कि आप जाएंगे, आप किसी कंपनी के परफॉर्मेंस को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, न्यूज देखेंगे, एंड अलग अलग फैक्टर्स को साथ में मिला के आप डिसाइड करेंगे कि क्या मैं इस कंपनी के शेयर्स खरीदूं या नहीं खरीदूं। हालांकि फॉर मोस्ट ऑफ अस डॉक्टर्स जिनके पास टाइम की ऑलरेडी बहुत कमी रहती है, आई डोंट थिंक वी शुड गेट इनटू द बिजनेस ऑफ एनालाइजिंग कंपनीज, बिकॉज हमारा फोकस हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस से हट सकता है, which can be more detrimental to our career than making some more money by buying individual stock. Okay, another method is to buy a portfolio of stocks. अब portfolio of stocks खरीदने के लिए आप अलग अलग ऑनलाइन एप्स यूज कर सकते हो। The most popular one of them is Smallcase. Smallcase is something that I also use. Smallcase काफी कुछ म्यूचुअल फंड के पैटर्न में ही काम करता है। However, the main difference is that जो शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में दिखते हैं आप उसके एक्चुअल ओनर हैं, वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आके जमा होते हैं, एंड अगर आपको कभी मन करे तो आप उनको बेच भी सकते हैं। सो यू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द शेयर्स दैट यू परचेज एज अ पोर्टफोलियो। Smallcase इन एडिशन ऑल्सो प्रोवाइड्स अ सब्सक्रिप्शन सर्विस, जहाँ पे कि वो आपको सजेशन देते हैं। इनफैक्ट वो आपके लिए आप ये पोर्टफोलियो को मैनेज भी करते हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर अ बिगिनर इज टू बाय गोल्ड। सबसे इकोनॉमिकल एंड सबसे इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड वे ऑफ बाइंग गोल्ड इज टू बाय टैबलेट्स ऑफ गोल्ड, या जिनको हम गोल्ड बिस्किट्स भी कहते हैं। ये 1 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम अलग अलग साइजेस में आती है। ऑन द डे ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड इज कॉस्टिंग 1,56,000 रुपीज। हम 24 कैरेट यानी कि 99.9% प्योरिटी वाले गोल्ड की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे कैरेट्स कम होते जाते हैं उसका रेट भी कम होता जाता है। बट द पॉइंट टू नोट इज कि लास्ट फ्यू मंथ्स में गोल्ड का रेट जो है ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो अगर आपके पास 6 महीने पुराना गोल्ड आपने खरीदा होता तो आज आप उस पे थियरेटिकली डबल प्राइस पे बेच सकते थे। यू वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी। नेक्स्ट तरीका है गोल्ड खरीदने का, विच इज डिजिटल गोल्ड। अब ये डिजिटल गोल्ड कैसे लेते हैं? डिजिटल गोल्ड जो है वो स्टॉक मार्केट के थ्रू ही खरीदा जाता है। तो गवर्नमेंट कुछ गोल्ड बॉन्ड्स रिलीज करती है, तो ये देखने में स्टॉक जैसे ही दिखते हैं। स्टॉक मार्केट में उसको सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के नाम से जाना जाता है।
इनकी अलग अलग डेट ऑफ एक्सपायरी होती है एंड गवर्नमेंट कुछ ही यूनिट्स रिलीज करती है हर कुछ महीनों में, जो कि अगर आप सही टाइम पे सही प्राइस पे ले ले तो आप उसके ओनर बन सकते हैं। अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड तो साल में कुछ ही बार रिलीज होते हैं, बट अगर आपके मिस हो जाए तो आप डिजिटल गोल्ड कैसे खरीदेंगे? द आंसर इज विद द हेल्प ऑफ निप्पॉन गोल्ड फंड। निप्पॉन BEG के नाम से आप इसको शेयर मार्केट में ढूंढ सकते हैं एंड बेसिकली व्हाट इट अलाउज यू इज टू हैव ओनरशिप ऑफ डिजिटल गोल्ड। उसकी ओनरशिप अगर आपके पास है तो आपको वैसे ही रिटर्न्स आएंगे जो कि फिजिकल गोल्ड लेते हुए आपको मिलते। गोल्ड के मामले में कुछ लोग समझते हैं कि ज्वेलरी लेना इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। इंडिया में ज्वेलरी काफी पहनी जाती है, हालांकि ज्वेलरी के ऊपर बहुत ज्यादा मेकिंग चार्जेस लगने लगे हैं एंड जब आप बेचने जाएंगे तो ये मेकिंग चार्जेस आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। इफ यू आर बाइंग फॉर इन्वेस्टमेंट देन यू बाय सिंपल गोल्ड, जो कि बिस्किट या टैबलेट के फॉर्म में। एंड अगर आपको ज्वेलरी खरीदनी है तो आप उसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मत लीजिए। यू बाय मे बी 22 कैरेट और लेस देन दैट की ज्वेलरी, जिसमें कि मेकिंग चार्जेस प्लस जो ज्वेलरी का प्राइस है वो आपको ज्यादा महंगा ना लगे। सो कंसिडर इट एज एन एक्सपेंस, आई वुड से नॉट एज एन इन्वेस्टमेंट। आफ्टर दिस देयर आर फ्यू अदर ऑप्शंस ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट विच इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड डे ट्रेडिंग। मैं इन सब चीजों में नहीं घुसूंगा बिकॉज दे आर वेरी हाई रिस्क। जो पैसे आपके पास आ रहे हैं उनको इन्वेस्ट करने के तो तरीके हमने सीख लिए। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ इज हाउ टू मेक मोर मनी, which will only happen if you invest on yourself. And this can happen by doing more courses, attending more workshop, upskilling yourself। जिस भी किस्म के डॉक्टर हैं, चाहे आप प्लेन MBBS क्यों ना हो, आप डायबिटीज का कोई डिप्लोमा कर सकते हैं, आप हेल्थ मैनेजमेंट का कोई डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर आप स्पेशलिस्ट हैं तो आई एम श्योर आपकी फील्ड में कुछ ना कुछ नया हो रहा होगा जो कि अगर आप सीख ले तो आप ज्यादा इनकम कमा पाएंगे। So I personally try to save at least 10% of all the money that I have to invest only in doing courses and buying more books, attending more workshops, attending conferences, जिससे कि मैं ऐसी चीज़ें कर पाऊँ जिससे मेरे शहर में पेशेंट्स के बीच में और ज़्यादा नाम बने और ज़्यादा विजिबिलिटी आए। So this was a humble attempt in explaining how I manage my own money। अगर आपके पास कोई सजेशंस है, कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, कोई मिस्टेक्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट द्वारा बताइएगा। एंड डॉक्टर्स की करियर ग्रोथ से रिलेटेड मेरी पूरी प्लेलिस्ट है। मेक श्योर यू वॉच इट एज सून एज यू फिनिश दिस वीडियो इफ यू आर सीरियस अबाउट योर करियर।